गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के टॉपिक राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट का आज की कक्षा में डिस्कशन करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। लेकिन इससे पहले आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे। देखो, हर देश और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख कर्ता राज्य हमेशा अपने हर कार्य के आगे जिस बिंदु को आधार को रखते हैं वो होता है राष्ट्रीय हित। स्वभावगत है, ऐसा दुनिया में कोई राष्ट्र शायद होगा जो अपने हितों की अवहेलना करता हो या अपने हितों को बिल्कुल ध्यान में रखकर कार्य करता हो। शायद ही कोई भी ऐसा मूर्ख राज्य नहीं होगा। हर राज्य ज़्यादा से ज़्यादा अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं और वो केवल राष्ट्रीय हित के माध्यम से संभव हो सकेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर राष्ट्रीय हित होता क्या है। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग ढंग से इसको स्पष्ट किया है। कोई इसके किसी पक्ष में कहते हैं, कोई किसी पक्ष में कहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय हित को किसी एक शब्द में बांधना अपने आप में एक मुश्किल होता है, क्योंकि हर व्यक्ति हर राज्य के लिए अपना एक हित का अपनी एक अलग परिभाषा होती है। इसलिए ये कह लेना कि नहीं इसका अर्थ ये होता है, एक पूरी तरह से अपन उसको स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी सर्वमान्य जो बात है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले सभी देश अपने कार्यों का संचालन जिस नीति और सिद्धांत के आधार पर करते हैं उसे राष्ट्रीय हित कहा जाता है। एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले सभी देश, दुनिया के जितने देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेते हैं, वे देश अपने कार्यों का संचालन यानी जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों का संचालन में जिस नीति और सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, जिस नीति को अपनाया जाता है, जिस सिद्धांत को स्वीकार करके वो काम को आगे बढ़ाते हैं, उसे राष्ट्रीय हित कहते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय हितों की जो पूर्ति का माध्यम वो अपनी विदेश नीति होती है और विदेश नीति में किन नीतियों का और सिद्धांतों का वो पालन करते हैं जिससे उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। तो ओवरऑल इन सबको सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? राष्ट्रीय हित। आप भी देखेंगे, आप भी समझिए आप कि आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो आप ये सब देखते हैं कि मेरे इस कार्य से, मेरे इस कदम से मेरे हितों की कितनी पूर्ति हो सकती है। उसी प्रकार से हमारे सरकार जो काम करती है, हमारे राज्य की जो सरकार काम करती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याणकारी हित को बढ़ावा देती है। उसी प्रकार से हमारा जो पूरा एक राज्य है, एक राष्ट्र है, वो भी ये देखता है कि मैं मेरे राष्ट्र के जो हित हैं मैं क्या उन राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ, किस प्रकार से कर रहा हूँ, मेरे हितों की पूर्ति किस प्रकार से हो, चाहे वो किसी भी स्तर, क्योंकि बहुत ही विस्तृत है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, कूटनीतिक, हर एक क्षेत्र में ये बिल्कुल देखा जाता है कि अपने हितों की पूर्ति आप किस प्रकार से कर रहे हो। ये बेहद अति आवश्यक महत्वपूर्ण होता है, ये आपको समझना है। अब आप देखिए, हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक प्रमुख विचारक है जोसेफ फ्रैंकल ने एक पुस्तक लिखी थी नेशनल इंटरेस्ट पे उन्होंने इस बात को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया कि राष्ट्रीय हित का क्या महत्व होता और कितनी क्या भूमिका रहती है, इसको स्पष्ट किया था। एक दो परिभाषा हैं। रेमा आरो की क्या परिभाषा है? वो कहते हैं कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा अस्पष्ट है क्योंकि ये अर्थहीन ही है। इससे अधिक से अधिक दिखावे की धारणा कहा जा सकता है। कहना के तात्पर्य राष्ट्रीय हित होता है उसकी अवधारणा बिल्कुल अस्पष्ट है, पता ही नहीं चल पाता है क्योंकि राष्ट्रीय हित समय के साथ बदलते रहते हैं, स्थायी है नहीं। इसलिए कभी कुछ मोड़ लेना है, कभी कुछ दिखावा करना है, कभी कुछ अपना प्रेजेंटेशन करना, मतलब हर एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जगत पर नेशनल, इंटरनेशनल या फिर आप रीजनल कोऑपरेशन में जिस प्रकार से विभिन्न एजेंसियों में जो भी राष्ट्र जिस प्रकार से अपना पक्ष रखता है तो उसमें अपन को एक प्रकार से बदलाव दिखाई देता है, उसमें कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसलिए कह जा सकता है, रेमो आरो तो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि ये भाई मैं तो मेरी विश्वास नहीं करता हूँ कि इसकी राष्ट्रीय हित की क्या तो अवधारणा और क्या है कि नहीं, मैं तो इसको अस्पष्ट कहता हूँ। तथा ये अर्थहीन है, अर्थहीन इस मामले में क्योंकि ये अधिक से अधिक दिखावे की एक धारणा है। ठीक है, ये रेमो आरो कहते हैं।
फिर पेंडलफोर्ड और लिंकन क्या कहते थे? पेंडलफोर्ड और लिंकन कहते थे कि राष्ट्रीय हित की जो अवधारणा है समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। और ये मूल्य क्या है? राष्ट्र का कल्याण, उसके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति, एकता, अखंडता, यही तो राष्ट्रीय हित और क्या है? आप बात समझ में आई ना आपको? पेंडलफोर्ड और लिंकन क्या कहते हैं कि समाज के जो मूलभूत मूल्य हैं वही तो राष्ट्रीय हित है। कोई राष्ट्र ये नहीं चाहता है कि मेरे राष्ट्र का कल्याण नहीं करूं, मेरे जो राजनीतिक विश्वास उनका संरक्षण न करूं, ये राष्ट्रीय जो जीवन पद्धति है उसको बचाने में तथा एकता और अखंडता को बनाए रखने में उनकी जो भी अवधारणा होती है वो सब कुछ काम उसको देखते हुए करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय हित क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये राष्ट्रीय हित को समझते हुए देखते हैं राष्ट्रीय हित के क्या क्या प्रकार हैं, राष्ट्रीय हित को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। थॉमस रॉबिन्सन ने इसको 6 भागों में विभाजित किया है। थॉमस रॉबिन्सन ने कितने भागों में? 6 भागों में। उन्होंने अलग अलग भागों में राष्ट्रीय हित को विभाजित किया है या उनका विभाजन किया है। पहले देखते हैं प्रथम कोटि के हित। हर राज्य के कुछ प्रथम कोटि के हित होते हैं, कुछ गौण हित होते हैं, कुछ स्थायी हित होते हैं और कुछ समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं, कुछ हमेशा सामान्य हित बने रहते हैं और कुछ विशिष्ट हित होते हैं। तो इन सब को अपन एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि थॉमस रॉबिन्सन क्या कहते थे कि राष्ट्रीय हित किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं थॉमस रॉबिन्सन के अनुसार प्रथम कोटि के हित। तो देखिए, प्रथम कोटि के हित वो होते हैं जो किसी राज्य के लिए सर्वाधिक महत्व रखते हैं और उनकी रक्षा के लिए राज्य बड़े से बड़े बलिदान और त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल उस राज्य के लिए जीवनदायी, सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक महत्व रखने वाले जो हित होते हैं वो प्रथम कोटि के हित होते हैं। जैसे राज्य की सुरक्षा, राज्य का भूभाग, ऐसे महत्वपूर्ण जो हित होते हैं राज्य किसी भी स्तर से गंवाना नहीं चाहता है। उन हितों की पूर्ति के लिए वो रात दिन कुछ भी कर सकता है। तो समझ सकते हैं प्रथम कोटि मतलब प्रथम श्रेणी, कोटि के तात्पर्य श्रेणी के तौर पे समझ सकते हैं कि प्रथम श्रेणी के जो हित होते हैं वो ऐसे राज्य, ऐसे इतने महत्वपूर्ण और सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाले होते हैं कि उनकी रक्षा करने के लिए राज्य चाहे तो युद्ध भी कर सकता है, राज्य चाहे तो किसी भी प्रकार से कुछ भी बलिदान और त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। बस उन हितों के साथ अपना नुकसान नहीं देखना चाहता है। वो हित कहलाते हैं प्रथम श्रेणी के हित या प्रथम कोटि के हित। आपको स्पष्ट तौर पे ये समझना है। ठीक है, दूसरे होते हैं गौण हित। गौण हित मतलब सेकेंडरी इंटरेस्ट। गौण हित में आप समझ सकते हो, इसमें इस प्रकार के हितों को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक हितों से कम महत्व रखते हैं। अर्थात जो प्रथम श्रेणी के जो हित हैं उनकी तुलना में ये थोड़ा सा कम महत्व रखते हैं, किंतु फिर भी राज्य सत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये बात स्पष्ट है कि गौण हित में प्रथम कोटि के हितों की तुलना में कम महत्व है, फिर भी राज्य सरकार अर्थात राष्ट्र की सरकार उनको बनाए रखने के लिए अति आवश्यक मानती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और राजनयिकों की नियुक्ति। देखो, आपने देखा होगा, आपने कई बार टीवी में, समाचार पत्रों में देखा होगा, कभी भी गल्फ कंट्री में, खाड़ी देशों में या अन्य देशों में भारतीय प्रवासी जो लोग रहते हैं और उस देश की राज व्यवस्था में या युद्ध जैसी स्थिति हो जाए तो वहाँ पर हम एयरलिफ्ट करके हमारे भारतीय नागरिकों को अपने देश लाने का काम करते हैं। समझिए, अब ये हमेशा तो होता नहीं है कि भाई इसको प्रथम कोटि मान के वो काम करें। अरे जब प्रथम कोटि का मानेंगे तो भेजेंगे क्यों? ये तो कभी भी अचानक से ऐसे संकटकालीन अवस्था आ जाती है उस राज्य पर। जैसे अपन कई बार ऐसा हुआ है कि खाड़ी देशों में युद्ध होते हैं तो हम वहाँ से हमारे नागरिक को अपने देश में वापस लाते हैं। तो ये कभी कभार समय के साथ ऐसी कोई घटनाक्रम होता है तब हम काम करते हैं। दूसरा हमारे राजनयिक नियुक्ति। अब राजनयिक नियुक्ति अर्थात हमारे जो राजदूत होते हैं, जिन देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंध होते हैं उन देशों में राजदूतों की नियुक्ति होती है। अब राजदूतों की नियुक्ति कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, क्योंकि एक बार ये संबंध संचालित होने के बाद में अनवरत रूप से चलते रहते हैं। तो इनमें नियुक्ति का ये काम करना कोई अपने आप में कोई बड़ी महत्वपूर्ण हितों में शामिल नहीं होता है। प्राय उनको सेकेंडरी इंटरेस्ट के रूप में शामिल किया जाता है। आई बात समझ में स्पष्ट? जो ऐसे हित होते हैं जो सामान्य तौर पर चलते रहते हैं।
इसमें किसी भी प्रकार का कोई हमें उग्रता नहीं लानी पड़ती, किसी प्रकार की युद्ध या बलिदान की आवश्यकता नहीं रहती है। सामान्य तौर से एक देश दूसरे देश के साथ जो सामान्य अपनी जो प्रक्रिया संपादित करता है उन्हीं के तौर पर इसको शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये समय के साथ ऐसा कोई नया इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये हो गया गौण हित। अब हम अगला समझते हैं स्थायी हित, यानी हमेशा हमेशा के लिए टेम्परेरी। देखो, ये राज्य के लगभग सदैव बने रहने वाले दीर्घकालीन लक्ष्य और प्रयोजन होते हैं। अर्थात ये कुछ ऐसे हित होते हैं जो लंबे टाइम के लिए बने रहते हैं लंबे समय के लिए, और दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म के लिए लक्ष्य और प्रयोजन होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों तथा विदेशी व्यापारी रक्षा के लिए समुद्रों में नौचालन की स्वतंत्रता को बनाए रखना। अब आप देखो, जैसे आप देखेंगे आज जो हिंद महासागर में है, जिस प्रकार से अमेरिका है, जिस प्रकार से चाइना है, ये लोग अपने स्थायी हितों के आधार पर लॉन्ग टाइम अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान जगत है वो भूमंडलीकरण का जगत है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और महत्वपूर्ण महासागरों जहाँ से आवागमन ज़्यादा होता है वहाँ पर मेरा नियंत्रण बना रहे। तो अपना नियंत्रण बनाने के लिए वो अपनी नौ शक्ति अर्थात नौसेना का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते रहते हैं और वहाँ पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो खैर अभी वर्तमान के जो हो रहा है पिछले 1-2 दशक से, लेकिन इससे पहले भी आप देखेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का काल था और ब्रिटिश उपनिवेश थे, तो ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए जो अपने कच्चे माल के आयात निर्यात के लिए ब्रिटिश द्वारा सभी प्रकार से विदेशी व्यापार उपनिवेशों की रक्षा के लिए समुद्र में अपनी नौचालन की जो स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से जो काम किया जाता था, तो वो अपन स्थायी हित के रूप में समझ सकते थे। आई बात समझ में? तो ऐसा कईयों को होता है। जैसे हमारी बात करें तो हमारे अरब सागर है, हमारा बंगाल खाड़ी है, हमारा हिंद महासागर जो तटीय क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर चाहते हैं कि वहाँ पर किसी भी विदेशी शक्ति का आधिपत्य नहीं हो, वहाँ पर हमारा भी एक हिंद महासागर का एक राज्य, तटवर्ती राज्य होने के नाते हम चाहते हैं कि हमारा प्रभाव बना रहे। हम नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा राज्य कहीं से आकर वहाँ पर प्रभाव जमाए, क्योंकि हमारा स्थायी हित है कि हम हमारे इस क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाएं। तो ये इस प्रकार के जो हित होते हैं वो स्थायी हित होते हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए बने रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं, या फिर बदलते तो बहुत लंबे काल के लिए जो दूसरी शक्ति के होते हैं उनके बदलते हैं। स्थायी जो है उसके कभी नहीं बदलते। ठीक है, अगली बात करते हैं परिवर्तनशील हित, यानी उसमें बदलाव आते रहते हैं। अर्थात इसको यूँ समझ सकते हैं कि ये राष्ट्रों के ऐसे हित होते हैं जिन्हें कोई राष्ट्र किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक समझता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये ऐसे हित होते हैं जो कोई भी राष्ट्र किसी विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक समझते हैं, उसमें कोई परिवर्तन कर सकें। जैसे आप समझ सकते हो कि हमारे पंडित नेहरू की जो विदेश नीति थी, ठीक है, उस नीति को इंदिरा गांधी ने भी बदल दी, क्योंकि पंडित नेहरू की विदेश नीति थी वो आदर्शवाद पर आधारित थी और इंदिरा गांधी की जो विदेश नीति है वो यथार्थवाद पर आधारित थी, बिल्कुल यथार्थवाद पर आधारित। तो कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ में जब परिवर्तन चाहते हैं राष्ट्र हितों के अनुरूप तो किया जा सकता है, तो उसको परिवर्तनशील के रूप में, हितों के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हित होते हैं वो लोकमत और विभिन्न व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित होते हैं। कभी बार पब्लिक ओपिनियन भी ये जताता है कि हमें इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, इसको बदला जाए। उसको बदलने के लिए भी हम कई प्रकार से ये काम कर सकते हैं। तो ये सब परिवर्तनशील होते हैं। अब कब देखेंगे कभी राष्ट्र पर संकट जैसी स्थिति आ जाती है तो राष्ट्र का सब पूरा जनमानस एक हो जाता है किसी एक मुद्दे पर। ठीक है, जनमत चाहता है कि इसमें परिवर्तन किया जाए तो सरकार को करना ही पड़ता है। ठीक है, तो लोकमत का परिवर्तनशील हितों पर बेहद प्रभाव पड़ता है और लोकमत के आधार पर ही ये जो परिवर्तनशील होते हैं उसमें बदलाव किया जा सकता है। बात स्पष्ट हुई। अगला अपन देखेंगे सामान्य हित, यानी जनरल इंटरेस्ट क्या क्या होते हैं वो देखिए आप। देखो, सामान्य हित वे परिस्थितियाँ होती हैं जो उस देश को सामान्य रूप से अथवा आर्थिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने वाली होती हैं। ग्रेट ब्रिटेन के लिए यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना इसी प्रकार का सामान्य हित था। देखो स्पष्ट हो रहा है इसमें, एक बार पुनः आपको समझा रहा हूँ मैं कि सामान्य जो हित होते हैं वे ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो उस देश के सामान्य रूप से अथवा आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। कहने का मतलब उस राज्य के लिए हमेशा हमेशा बने रहने के लिए, जिससे उस देश के आर्थिक व्यवस्था, उसके व्यापारिक, उसके राजनीतिक क्षेत्रों में उसका लाभ पहुंचता रहे।
तो अपने लाभ पहुंचते रहे और अपने उस आर्थिक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में ये स्थितियाँ बनी रहे, इसके लिए वो हमेशा एक कंटिन्यू तौर पे जिस देश के साथ वो जिस प्रकार से सामाजिक व्यापारिक या राजनीतिक क्षेत्रों में संबंध स्थापित होते हैं तो उसी प्रकार से वो बने रहने पर बल देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे ग्रेट ब्रिटेन के लिए यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना भी इसी प्रकार का सामान्य हित था। कहने का तात्पर्य किसी भी अन्य शक्ति को इतना प्रभावी नहीं बनाया जाता है कि वो शक्ति फिर उसके लिए एक संकट बन जाए, उसके लिए एक चुनौती बन जाए। इससे बचने के लिए वो एक प्रकार से अपने हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए वो कुछ इंटरेस्ट बनाए रखना चाहते हैं ताकि वो अपने राजनीतिक, वो अपने सामरिक, वो अपने व्यापारिक, वो अपने आर्थिक सभी हितों की पूर्ति कर सकें। तो ये सब अपन सामान्य हित के तौर पर समझ सकते हैं। अगला है लास्ट आपका विशिष्ट हित। विशिष्ट हित ये सामान्य हितों से उत्पन्न होते हैं और उनके साथ गहरा संबंध रखते हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए ब्रिटेन का सामान्य हित था, किंतु इस हित को बनाए रखने के लिए ये भी आवश्यक था कि ब्रिटिश द्वीप समूह के सामने इंग्लिश चैनल के उस पार बेल्जियम और हॉलैंड के प्रदेशों में यूरोप की किसी महाशक्ति के अधिकार नहीं हो, अर्थात क्षेत्र विशेष से संबंधित कोई ऐसा हित जुड़ जाए। ये कह सकते हैं कि सामान्य हित से ही विशिष्ट हित की उत्पत्ति होती है। सामान्य हित से ही विशिष्ट हित की उत्पत्ति होती है और ये उसी में से निकला होता है, उसी हित से ही क्रिएट होता है, उसका बहुत ही नज़दीकी गहरा एक संबंध होता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल ये बताया था यूरोप का कि यूरोप में जब शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए ब्रिटेन का सामान्य हित था। ब्रिटेन चाहता था कि यूरोप में शक्ति संतुलन बना रहे, किंतु इस हित को बनाए रखने के लिए वो ये भी चाहता था कि जो ब्रिटिश द्वीप समूह है यानी यूनाइटेड किंगडम है, उसके सामने जो इंग्लिश चैनल है उसके उस पार यानी बेल्जियम और हॉलैंड के प्रदेशों पर भी यूरोप की किसी महाशक्ति का अधिकार स्थापित न हो, वो ये भी चाहता था, क्योंकि बेल्जियम और हॉलैंड पे किसी का अधिकार होना ब्रिटिश सत्ता को बहुत बड़ी चुनौती पैदा होती थी। इसलिए इस प्रकार से क्षेत्र विशेष को देखते हुए कोई हित की उत्पत्ति होती है, वो विशिष्ट हित में अपन समझ सकते हैं। तो ये थॉमस रॉबिन्सन के अनुसार हमने विभिन्न हितों को समझा कि किस किस प्रकार के राष्ट्रीय हित होते हैं। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग अलग विचारों के अनुसार अलग अलग सभी हितों को विभाजित किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है। तो आज की कक्षा में हमने थॉमस रॉबिन्सन के अनुसार विभिन्न हितों को स्पष्टीकरण किया।